में आपका स्वागत है। हम आज की इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 आनुवांशिकी। ये नवी यूनिट है, जूलॉजी से लिया गया है इसको। तो ये आनुवांशिकी के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी से पहले मैं आपको एक शब्द के बारे में बता दूं। पहले आनुवांशिकता, हेरिडिटी। आनुवांशिकता क्या होता है? तो आपने एक चीज़ देखी है और शायद कभी उस पर गौर नहीं किया। मैं अगर किसी भी पादप या जंतु की बात करूं तो दोनों ही जनन करते हैं और जनन के द्वारा ये संतति पैदा करते हैं। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप जिस भी पादप को ले रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे पादप लिया सेब, तो ये जनन द्वारा सेब ही बनाएगा। आप ये कहोगे सब सेब पैदा कर रहा है तो सेब ही बनाएगा, अलग क्यों बनाएगा? या फिर मैं मानव की बात करूं कि मानव में कोई बंदर है और वो अगर प्रजनन कर रहा है तो वो बंदर ही पैदा करेगा। तो आपको बड़ा कॉमन सी चीज़ लगेगी है कि ये ऑफ कोर्स ही बात है, वो पैदा करेगा। लेकिन अगर मैं ये दूसरा क्वेश्चन कर दूं, आप मुझे कारण बताइए क्यों, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं श्योर हूँ 100% कि आप ये कारण नहीं दे सकते। जब तक आपको आनुवांशिकता का ज्ञान नहीं है तब तक आप ये नहीं बता सकते कि क्या कारण है कि बंदर से बंदर ही पैदा हुआ। लेकिन जैसा थोड़ा बहुत हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं आनुवांशिकता के बारे में, इसलिए आपको ये आता है। अभी हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और आप बहुत कुछ इसके बारे में सीखोगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये, और बहुत इससे नेचर के बारे में या हमारे बारे में जानने की बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। क्योंकि प्रकृति में आज इस आनुवांशिकता का बहुत बड़ा देन है, मतलब बहुत योगदान दे रखा है इस आनुवांशिकता ने। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आनुवांशिकता से डेवलप हुई हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कहता कि आप ये आंसर करने में सेटिस्फाई आंसर नहीं कर सकते कि क्या कारण है कि इनसे ये ही पैदा हुए, कोई और पैदा नहीं हुआ। तो बच्चों, वहाँ पर जो आंसर होता है वो है आनुवांशिकी या आनुवांशिकता। इसकी वजह से ऐसा होता है। आनुवांशिकता होता क्या है? ये ही आनुवांशिकता है। यही का मतलब क्या है? समानता। बंदर से बंदर पैदा हुआ, सेब से सेब का पेड़ ही बनेगा, तो ये आनुवांशिकता है। मीन्स किसी भी संतति में उसके जनक के ही लक्षण आते हैं, मतलब वो संतति लक्षणों में जनक के जैसी होती है। इसलिए इस लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागति होती है, हाँ, या मैं ये बोलूं कि माता पिता के लक्षणों का संतान में जो आना है उसे ही हम कहते हैं आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता वह घटना होती है जिससे माता पिता के लक्षण संतान में आते हैं। तो माता पिता के लक्षणों का संतान में आना ही आनुवंशिकता कहलाएगा। मैं आपको फिर समझा दूं कि एक मानव से एक मानव ही पैदा होता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज आनुवंशिकता है या आनुवंशिकी है। तो किसी भी जनक से उसी के जैसी संतान पैदा हो रही है, तो आनुवंशिकता के द्वारा ही ऐसा संभव है। तो समानता दर्शाना यानी माता पिता की जैसी संतान पैदा होना आनुवंशिकता है। तो लक्षणों का स्थानांतरित होना यानी माता पिता से संतान में आना होता है आनुवंशिकता। बच्चों, आनुवंशिकता के बाद जैसे मैं बताया था आनुवंशिकी क्या है, तो एक शब्द आता है समानता। यहाँ पर समानता को आप किससे लेके चल रहे हो? आनुवंशिकता से, क्योंकि आनुवंशिकता के थ्रू ही समानता होती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, क्या वास्तव में ही संतान माता पिता की जैसी होती है? आप सोच कर देखें, क्या वास्तव में ही एक संतान अपने माता पिता के जैसी होती है? तो अभी आप कहोगे सर आपने कहा था संतान माता पिता की जैसी होती है। लेकिन अब एक बात पे गौर करो। आप कल्पना करो अपने माता पिता की, यानी अपने जनक की, और आपकी स्वयं की। आप देखने में उनके जैसे हो, हूबहू उनके जैसे नहीं हो। अगर हूबहू उसके जैसे हो तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि यदि आपको और आपके माँ बाप को खड़ा किया जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे कौन कौन है? तो ऑफ कोर्स ही बात है, ऐसा नहीं है। हम केवल ये भी इंसान थे और ये भी इंसान, ये ही समानता है बस। अदरवाइज दोनों में बहुत डिफरेंस है।
दोनों के गुण एक जैसे हैं, आँख नाक कान मुंह नाक नक्शा जैसे अपन कह सकते हैं वो एक जैसा है, बट दोनों एक दूसरे की कॉपी नहीं है। यानी यहाँ पर समानता तो है ही, इंसान से इंसान पैदा हुआ, जानवर से जानवर पैदा हुआ, पादप से पादप पैदा हुआ, बट यहाँ पर विविधता भी छुपी हुई है, यानी दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं। तो आनुवांशिकी इस समानता और विविधता का अध्ययन ही है, यानी ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समानता व विविधता के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, यानी आनुवांशिकता के नियम सिद्धांतों का अध्ययन और विविधता के सिद्धांतों का अध्ययन या नियमों का अध्ययन ही कहलाएगी आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। तो अब आप समझ चुके होंगे आनुवांशिकता क्या है और आनुवांशिकी क्या है। माता पिता की जैसी संतान पैदा हो रही है तो वो आनुवांशिकता है, लेकिन आनुवांशिकी के द्वारा ही, यानी आनुवांशिकी के दौरान ही हम आनुवांशिकता का ही स्टडी कर रहे हैं। मीन्स अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आनुवांशिकी है, और माता पिता जैसे लक्षण संतान में दिख रहे हैं वो आनुवांशिकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप समझ चुके होंगे। उसके बाद आपने, जैसे कि मैं कहता, आनुवांशिकता के बारे में 10th क्लास तक सभी पढ़ते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं, और आनुवांशिकता को सुनते ही मेंडल शब्द हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आनुवांशिकी शब्द है वो वैटसन ने दिया था, लेकिन आनुवांशिकता संबंधी जो सबसे पहले कार्य किए थे वो जॉन मेंडल ने किए थे। इसके बारे में आपने पहले भी सुना है, लेकिन अभी हम और भी इसके बारे में डिटेल देंगे आपको, तो आप थोड़ा ध्यान से सुने। जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक नहीं थे, फिर भी इनको बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि दी हुई है। जो जॉन मेंडल हैं वो जॉन मेंडल अपने मतलब जो उन्होंने कार्य किए उनसे उनको ख्याति मिली। उनके कोई पास ऐसी कोई वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी जिसकी वजह से उनको फोकस किया जाए, बट उनके जो कार्य थे, शोध कार्य, वो कुछ ऐसे रहे जिन्होंने दुनिया में उनका नाम कर दिया। ये 22 जुलाई को मोरविया नामक एक गांव में पैदा हुए थे। एक माली परिवार में ये पैदा हुए थे। माली थे, पेड़ उगाने यानी पौधे लगाने की इनको अपने माता पिता से लक्षण मिल चुके थे, आनुवांशिक लक्षण नहीं, उन्होंने देखा। तो ये मोरविया में पैदा हुए। उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा ली। उन्होंने 1942 में दर्शन शास्त्र यानी फिजियोलॉजी से 2 वर्ष की उपाधि भी ली, मतलब पाठ्यक्रम था वो, उसको पूरा किया। उसके बाद वो 1843 थे, वहाँ पर ऑस्ट्रिया के बुनो शहर में गए। ऑस्ट्रिया में एक बुनो शहर है, वहाँ पर वो गए। और उसके बाद वो एक धार्मिक, मतलब जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं उसी तरह से वो एक पादरी का काम किए चर्च में। वहाँ पर वो उन कार्य को मतलब पादरी के तौर पर कार्य करने लग गए। जब ये पादरी की तरह कार्य कर रहे थे तब इनको उपाधि मिली ग्रेगर की। तो ध्यान रखना, आप मेंडल का नाम बोलते हो ग्रेगर जॉन मेंडल, वैसे ज़्यादातर लोग जॉन ग्रेगर मेंडल बोलते हैं, लेकिन इसका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। लेकिन आप ध्यान रखें, ये ग्रेगर इसका नाम नहीं है, ये इसको पादरी के तौर पर दी गई एक उपाधि है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित हुए। उसके बाद उन्होंने 1851 में वियना नामक विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल हिस्ट्री में अध्ययन किए थे। उसके बाद ही इन्होंने आनुवांशिकी विषय के बारे में कार्य करना शुरू किया था। उसके बाद ये वियना से वापस ब्रूनो शहर आ गए थे। वहाँ लौटकर इन्होंने वापस स्कूलों में थोड़ा सा अध्यापन कार्य भी किया था। और लगभग 1957 से 65 के बीच इन्होंने मटर पर कार्य करना शुरू किया आनुवांशिकता के बारे में। तो ये स्कूल में भी कार्य करे थे, वहाँ पे भी मतलब ये पढ़ाए थे। और तब उन्होंने कार्य किए आनुवांशिकी के ऊपर यानी मटर के ऊपर। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने जो आनुवांशिकता या आनुवांशिकी संबंधी कार्य किए वो किस पादप पर किए, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उन्होंने जो अपने कार्य किए वो उद्यान मटर पे किए। ध्यान रखना, केवल मटर शब्द ना बोलें आप, मटर के साथ आपको उद्यान शब्द भी बोलना है। गार्डन पी पर उन्होंने कार्य किए थे। इसका अगर मैं वैज्ञानिक नाम बताऊं तो इसका वैज्ञानिक नाम आप सबको रटा होगा, पाइसम सैटाइवम। ये मटर का वैज्ञानिक नाम है।
पाइसम सैटाइवम। तो वहाँ पर इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक इस मटर पर कार्य किए और उसी के आधार पर इन्होंने वंशागति के नियम भी प्रतिपादित किए थे। ध्यान रखें, वंशागति के नियम हम पढ़ेंगे आगे। तो वंशागति के नियम इन्होंने प्रस्तावित किए थे। तो इन्होंने ही बताया था कि किस तरह से माता पिता के लक्षण संतान में आते हैं। लेकिन उन्होंने जब ये इन्होंने अपने रिसर्च किए थे ब्रुन शहर में, तो उसके बाद इन्होंने अपने जो परिणाम थे, मतलब जो मटर पर इन्होंने प्रयोग किए थे, उन्होंने उसको ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये एक संस्था है, तो ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रस्तुत भी किए थे। लगभग 1865 में इन्होंने ये प्रस्तुत किए थे। तो वहाँ पर इनके जो शोध कार्य है वो एक जर्मन पत्रिका में पब्लिश भी हुए थे। जर्मन पत्रिका में पब्लिश हो गए थे वो, एक नॉर्मल न्यूज़पेपर आप इसे बोल सकते हो। वहाँ पर वो चूँकि ये ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, इसलिए उनको ज़्यादा इस बारे में ख्याति भी नहीं मिली थी। तो उन्होंने वंशागति के जो नियम दिए थे, तो उन वंशागति के नियमों को मेंडलवाद के नाम से भी जाना गया था उस समय। तो वो मेंडलवाद के तौर पर आए। उसके बाद चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये इनको ज़्यादा ख्याति नहीं मिली थी उस समय तक। इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो मेंडल हैं, 3 वैज्ञानिक हुए, एरेनबॉर्न, शेरमैक, कार्ल कोरेंस और हुग्यो डी व्रीज। ये वैज्ञानिक हुए। इन्होंने आनुवंशिकता पर वापस से कार्य किए। जब इन्होंने आनुवंशिकता पर कार्य किए तो इनके जो रिजल्ट आए वो मेंडलवाद यानी मेंडल के नियमों से मिलते जुलते थे। तब जाके पता चला कि इन्होंने जो मेंडलवाद दिए, मतलब इन्होंने जो आनुवंशिकता संबंधी कार्य किए थे, वो तो मेंडलवाद में पहले से ही थे, मीन्स मेंडल के नियमों में पहले से ही थे। तब जाके मेंडल को आनुवंशिकता की ख्याति मिली और इन्हें उसके बाद कहा गया आनुवंशिकी का जनक। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी होता है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा गया। तो आनुवंशिकी का जो जनक कहा गया वो मेंडल को कहा गया। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें ये जो फादर की उपाधि मिली, फादर चर्च वाला फादर नहीं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो उसको इसलिए मिली, तब मिली जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी उनके शोध कार्य उनकी मृत्यु के बाद ज़्यादा फेमस हुए थे। तो अब अपन चलते हैं कि मेंडल ने क्या शोध कार्य किए। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है 1 नंबर में। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन है? तो एरिक वॉन शेरमैक, कार्ल कोरेंस और हुग्यो डी व्रीज, इन तीनों ने वापस आनुवंशिकता पर कार्य किए थे मेंडल की मृत्यु के बाद। अब आ जाता है, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कि जो मेंडल है उस मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए जो चुना, वो किसको चुना? हाँ, सही सोच रहे हो, उद्यान मटर को। बॉटनिकल नेम पाइसम सैटाइवम। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, क्यों? क्या कारण है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर को ही चुना? ठीक है, ये सबसे पहले क्वेश्चन रहता है कि मेंडल ने अपने मतलब जो आनुवंशिकता के प्रयोग किए थे उसके लिए उसने उद्यान मटर को यानी पाइसम सैटाइवम को ही क्यों चुना था? तो हम ये कहते हैं कि उसके सामने केवल मटर था? नहीं, हालांकि ये भी है, पर ऐसा नहीं है। उसके कुछ रीजन हैं। पहली चीज, मटर का पौधा जो होता है 1 वर्षीय होता है। एक वर्षीय का मतलब क्या होता है? आपने फसलें देखी होती हैं, खूब देखी हैं, 3-4 महीनों में एक फसल कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कई प्लांट तो कई सालों तक जिंदे रहते हैं। हम खत्म हो जाते हैं लेकिन वो प्लांट खत्म नहीं होता। यहाँ पर उसको क्या फ़ायदा हुआ? 1 वर्षीय मतलब 3 महीने में, लगभग 3 से 4 महीने मान लो आप, 3 से 4 महीने में एक मटर की उपज प्राप्त की जा सकती है। अब देखो बच्चों, छोटा जीवन काल है। 1 वर्षीय का मतलब क्या हो गया? छोटा जीवन काल।
अब इससे क्या फ़ायदा है? ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मटर बरगद के पेड़ पे रिसर्च करने लग जाता तो उसकी एक संतान बनते बनते बहुत साल हो जाती, तो कितनी संतान देख पाता उसकी? शायद हो सकता है बरगद का पेड़ उसकी संतान देखता, तो वहाँ पर वो जीवन काल बड़ा था। जबकि यहाँ पर छोटा जीवन काल है तो वो आसानी से, मतलब एक ही साल में भी वो 2-3 पीढ़ी देख सकता है चाहे तो यहाँ पर क्या है कि हमको जो लक्षण देखने हैं, आनुवंशिकता का मतलब ही क्या होता है? माता पिता के लक्षण संतान में हमको देखने हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी, ऐसे लगातार हमको पीढ़ियाँ देखनी है कि लक्षण कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं। तो अगर जीवन काल बड़ा हुआ तो उन लक्षणों को प्राप्त करने में हमें बहुत लंबा समय लगेगा, उसको बहुत वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा जीवन काल है तो ऐसी स्थिति में हम बहुत जल्दी नए लक्षणों को देख पाएंगे और हम उसकी अध्ययन कर पाएंगे। तो एक रीज़न तो ये उसका ये फ़ायदा हो गया, मटर को क्यों चुन लिया कि छोटा जीवन काल है। लेकिन छोटा जीवन काल तो सर बहुतों का होता है, लेकिन और भी कारण है, वेट करो। दूसरा, कम स्थान घेर रहा है और कहीं भी उगाया जा सकता है। एक बहुत छोटा सा प्लांट होता है मटर का, आप इसको गमले में लगा सकते हो, उद्यान में लगा सकते हो, छत पर भी लगा सकते हो, छोटा मोटा घर का जो उद्यान होता है वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हो। तो बहुत कम स्थान घेरता है तो हमें ज़्यादा बड़े स्पेस की जरूरत नहीं होगी रिसर्च करने के लिए, छोटी सी जगह पर भी हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो एक ये भी है कहीं भी उगाने का फ़ायदा। इसके अलावा मटर का जो सबसे मुख्य गुण है जिसकी वजह से इसको हम अपनाया जाता है, मतलब क्यों खासतौर से इसको देखें, वो अब यहाँ पर आ जाते हैं। एक होता है उभयलिंगी पुष्प। इससे क्या फायदा है? उभयलिंगी पुष्प, पुष्पी संरचना में आप जब इससे पहले आपने पढ़े होंगे पादपों में जनन, तो वहाँ पर आपने लैंगिकता में ये पढ़ लिया होगा। उभयलिंगी पुष्प क्या होता है? उभयलिंगी पुष्प का मतलब होता है ऐसा पुष्प जिसमें दोनों जनन तंत्र, दोनों यानी नर भी और मादा भी, जिसमें नर और मादा दोनों जनन तंत्र उपस्थित हों, उस पुष्प को हम कहेंगे उभयलिंगी पुष्प। इससे क्या फायदा है? ये लक्षण कैसे मटर को चुनने में काम आ रहा है? तो बच्चों, अगर सपोज करो मटर का एक लिंगी पुष्प होता, तो एक लिंगी पुष्प में हमें या तो नर मिलता है या मादा मिलते, दोनों में से एक ही मिलता है, दोनों नहीं मिलते। तो ऐसी स्थिति में केवल परपरागण हो सकता है, स्वयंपरागण नहीं हो सकता। परागण के बारे में आप पादपों में लैंगिक में आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर एक लिंगी पुष्प है तो केवल परपरागण संभव है, लेकिन अगर हमें स्वयंपरागण करना हो तो कोई चॉइस ही नहीं होती। तो उभयलिंगी होने से ये फायदा हुआ कि इसमें हम स्वयंपरागण भी करा सकते हैं। अब उभयलिंगी है यानी मेल और फीमेल दोनों एक में ही मौजूद हैं, तो जब दोनों एक में मौजूद हैं तो हम उसमें आपस में स्वयंपरागण करा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हमारी मर्जी से परपरागण भी करा सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास दोनों जनन तंत्र हैं, हम अगर एक जनन तंत्र को हटा दें तो ऐसी स्थिति में यानी इसे कहते हैं विपुंसन, पुंकेसर को निकाल दिया जाता है तो विपुंसन इसे कहते हैं। तो यदि हम उसमें से एक जनन तंत्र को निकाल दें तो अब वो पुष्प एक लिंगी रह गया, तो अब हम उसका परपरागण भी करा सकते हैं। तो यानी अगर पुष्प उभयलिंगी है तो उसमें हम स्वय और पर दोनों प्रकार के परागण करा सकते हैं। लेकिन अगर वो एक लिंगी होता तो ऐसी स्थिति में हम कदापि स्वयंपरागण नहीं करा पाते। तो उभयलिंगी का फायदा इससे ये भी हुआ कि इससे हम स्वय और पर दोनों परागण करा पाएंगे। एक उसका कारण क्या रहा? विपर्यासी लक्षणों की स्पष्टता। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा जिसकी वजह से मटर मतलब मंडल को फायदा हुआ था मटर को चुनने से। स्पष्ट विपर्यासी लक्षण होना। अब ये स्पष्ट विपर्यासी लक्षण क्या होता है, पहली बात यह आ जाती है। तो बच्चों, विपर्यासी लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जिनके विपरीत युग्म विकल्पी मौजूद होते हैं। विपरीत युग्म विकल्पी का मतलब हो गया कि एक ही लक्षण के दो अलग अलग रूप। जैसे मानव एक प्राणी होता है, वो नर और मादा दोनों के लिए मानव वर्ड आ जाता है। लेकिन अब हम देखें तो मानव के दो रूप हो गए, नर और मादा। जैसे मैं बोलूँ मनुष्य की लंबाई,
अब लंबाई के भी दो रूप होते हैं, एक लंबापन और एक बौनापन। तो लंबाई भी एक विपर्यासी लक्षण हो गया। तो विपर्यासी लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जिनमें दो विपरीत विकल्प पाए जाते हैं। तो मटर में ऐसे आप विपरीत लक्षण खूब आसानी से देख सकते हैं, यानी उसका जो हर लक्षण है वो विपर्यासी लक्षण होता है, मतलब उसके एक से ज़्यादा लक्षण होते हैं, मतलब दो दो लक्षण उसमें देख सकते हैं अपन। तो आसानी से हम उनके लक्षणों को देखकर उनमें क्रॉस यानी प्रजनन करवा सकते हैं। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मेंडल ने मटर को ही चुना था। फिर वापस रिपीट कर दूँ, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय का फायदा क्या है कि इससे हम कम समय में कई उसकी संतति प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आसानी से बहुत जल्दी उसका अध्ययन किया जा सके। कम स्थान घेरता है ताकि हम उसको कहीं भी उगा सकें। उभयलिंगी पुष्प है तो हम इसको स्वयंपरागण करा सकते हैं। विपर्यासी लक्षण है, स्पष्ट विपर्यासी लक्षण होंगे तो हम लक्षणों की वंशागति करने में सहायता मिलेगी। चूँकि उभयलिंगी पुष्प है तो विपुंसन द्वारा हम इसमें परपरागण भी करा सकते हैं, तो आसानी से परपरागण होगा। ठीक है, तो इन लक्षणों की वजह से मेंडल ने मटर को चुन लिया था। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने मटर में कौन कौन से लक्षण देखे। ये तो था कि मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना। अब बात करते हैं कि मेंडल ने मटर में कौन कौन से लक्षण देखे। ठीक है, तो मेंडल ने जो मटर में लक्षण देखे वो शब्द अलग है, ध्यान रखना। उसने 34 लक्षण देखे थे, 34 लक्षण देखे थे, लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए केवल 7 लक्षणों को ही चुना था। ठीक है, वो 7 लक्षण कौन कौन से उनके बारे में मैं बताऊं आपको। सबसे पहले हम कहते हैं पादप या तने की ऊंचाई। ठीक है, तने पे आए पुष्प, तो चलो पुष्प आ गए। पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग। ठीक है, पुष्प में बनते हैं फल या पुष्प से बनते हैं बीज। तो यहाँ पर फल होता है फली, तो फली का आकार और इसी का दूसरा हो गया फली का रंग। फली के अंदर बीज, तो नेक्स्ट बीज ले लेते हैं, तो बीज का भी यही हो गया। बीज, यहाँ पर बीज कवच भी ले सकते हैं। बीज का रंग, यहाँ पे बीज कवच भी होता है, बीज पत्र भी लेते हैं। ठीक है, और बीज का आकार। तो बच्चों इस तरह से 7 लक्षण उसने चुने थे। पादप की ऊंचाई या पादप की लंबाई बोलो, एक ही बात है। उसके बाद पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति के बाद पुष्प का रंग, पुष्प का रंग के बाद फली का आकार और फली का रंग, उसके बाद बीज का आकार और बीज का रंग। यहाँ पे बीज का रंग या बीज पत्र का रंग दोनों एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखने की बात कि जैसा कि मैंने कहा था कि जितने भी लक्षण होते हैं वो सब विपर्यासी लक्षण होते हैं। अब विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या होता है? ऐसे लक्षण जिनके 2 रूप हों। 2 रूप यानी 2 अलग अलग चीज़ देखने को मिले। जैसे तने की ऊंचाई पे आप मटर के 2 प्रकार के पेड़ देख सकते हो। मटर के ऐसे पौधे जो लंबे हैं, लेकिन मटर के ऐसे पौधे जो बौने भी हैं। तो ऐसे ये क्या हो गया, एक विपर्यासी लक्षण हो गया। ऐसे ही अगर मैं पुष्प की स्थिति की देखूं तो पुष्प की स्थिति हो जाती है कक्षीय या कक्षस्थ और शीर्षस्थ। यानी ऐसे पुष्प भी आते हैं मटर में जो शाखा के बिल्कुल टॉप पार्ट पे लगते हैं, जबकि यानी शीर्षस्थ कलिका पे लगते हैं। जबकि ऐसे मटर के पौधे भी होते हैं जिनमें पुष्प साइड में यानी कक्षस्थ कलिका पर भी आते हैं। इसी तरह से पुष्प के रंग की बात करें तो पुष्प में रंग के आधार पर अगर हम देखें तो पुष्प में बैंगनी और सफ़ेद रंग मिलता है।
बैंगनी रंग और सफ़ेद रंग ये आप उसमें देख सकते हो। इसके अलावा हम बात करें फली के आकार की, तो यहाँ पर फली फूली हुई हो सकती है या फिर पिचकी हुई हो सकती है। जो फली है वो फूली भी हुई हो सकती है या पिचकी यानी संकुचित हो सकती है। संकुचित आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखें, बीज का ये हो गए तने की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का आकार। अब बात करते हैं फली के रंग की। तो फली का रंग या तो होगी फली हरी यानी हरा रंग, या फिर होगी पीली यानी पीला रंग। तो दो प्रकार की फली मिल सकती है, हरे रंग की और पीले रंग की। उसके बाद हम बात करते हैं बीज का रंग। अब देखो यहाँ पर आप एक थोड़ा सा कॉमन है, ये उल्टा होता है, पीला रंग और हरा रंग। ये ध्यान रखें आप, बहुत गड़बड़ हो सकती है इस चीज़ में। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरह से याद करने हैं, आप इनको आगे पीछे याद नहीं कर सकते। हालांकि मैं इनको बाद में समझाने में आपको बहुत अच्छे समझ में जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको समझ में ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे ही याद रख लें अभी तो। उसके बाद बीज का आकार, या तो बीज गोल होते हैं और या फिर झुर्रीदार। तो इस तरह से ये 7 विपर्यासी लक्षण आप देख सकते हैं। तने की ऊंचाई के आधार पर 2 लक्षण हो गए, लंबा बौना, पुष्प की स्थिति पे हो गए, कक्षा सौ शीर्षस्थ, पुष्प का रंग हो गया बैंगनी और सफ़ेद, फली का आकार हो गया फूली हुई पिचकी हुई, फली का रंग हो गया हरा और पीला, बीज का रंग हो गया पीला और हरा, और पुष्प बीज का आकार हो गया गोल और झुर्रीदार। कुछ बीज पत्र का रंग भी लेते हैं, बीज कवच का भी रंग लेते हैं, ध्यान रखना, सफ़ेद और धूसर, वो भी इसमें कई बार लेने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये अपन पढ़े कि मेंडल ने आनुवंशिकता पर कार्य किए, मटर के पौधे पर उसने मटर को ही क्यों चुना ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस उसने मटर के कितने लक्षणों को चुना ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख चुके हो कि हम जो पढ़े उसमें से इम्पोर्टेंट यही रहता है कि मेंडल ने मटर को क्यों चुना, या फिर एक ये रहता है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसलिए अच्छे से नोट कर लें, वैज्ञानिक नाम क्या है मटर का, ठीक है। तो एक तो मेंडल ने, और एक आ जाता है मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता। ये यहाँ से फंसने वाले क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना। मेंडल ने मटर को चुना तो मटर का वानस्पतिक नाम, दूसरा मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना, तीसरा मेंडल के बाद मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन कौन से वैज्ञानिक रहे, और इसके अलावा मेंडल ने मटर को चुनने के अलावा मटर के कौन कौन से, हालांकि ये बोर्ड में नहीं आता लेकिन ये आपको आगे जब हम पढ़ेंगे तो जब तक आपको ये लक्षण याद नहीं होंगे आप आगे का नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इनको आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। ये याद होंगे तो ही आप आगे क्रॉस करा पाओगे, ओके। तो ये रहा, इसके बाद का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अगला लेक्चर समझ में आए। रिवाइज